हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 16 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी रेगुलर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं, जिनके आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया जाता है। सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ पर करंट के साथ साथ जीके के भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में इंजीनियर दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया गया। तो ए ऑप्शन है 13 सितंबर, बी ऑप्शन है 15 सितंबर, सी ऑप्शन है 11 अगस्त और डी ऑप्शन है 20 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। यहाँ पर देख भी सकते हैं आर्टिकल में, रिमेंबरिंग सर एम विश्वेश्वरैया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड एज इंजीनियर्स डे, यानी कि जो सर एम विश्वेश्वरैया जी हैं, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस बर्थ एनिवर्सरी को हम इंजीनियर्स डे या फिर कह सकते हैं इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत में हम हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, यानी कि अभियंता दिवस या फिर इसे ही इंजीनियर्स दिवस कहते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स को हिंदी में अभियंता कहा जाता है। तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे या इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं। श्री एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती जो होती है, उस दिन को हम इस रूप में मनाते हैं, यानी कि जिस दिन एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती होती है उस दिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अभियंता दिवस 1968 में मनाया गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो 1968 में फर्स्ट टाइम इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, यानी कि कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगर हम डिटेल में बात करें तो तेलंगाना सरकार, वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, तो तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने घोषणा की हुई है, जो हैदराबाद के 1948 में भारत में एकीकरण का प्रतीक है। यानी कि 1948 में जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था, भारत में एकीकरण हुआ था, तो उसका ये प्रतीक है। उसी के तौर पर 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात करें 2023 में बीआरएस सरकार ने, यानी कि जब बीआरएस सरकार थी वहाँ पर बीआरएस की गवर्नमेंट थी, तो 2023 में इसे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया गया था और केंद्र सरकार इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। यानी कि राज्य सरकार जो है वो उसने घोषणा की है कि प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाया जाएगा 17 सितंबर को। 2023 में बीआरएस सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया था और जो केंद्र सरकार है वो हर वर्ष इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नमक पैन भूमि का विस्तार है जो हाल ही में खबरों में था, यानी कि नमक पैन भूमि जो है वो भी हाल ही में खबरों में थी। तो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नमक पैन भूमि का विस्तार है। ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा नमक पैन भूमि का विस्तार है और अभी हाल फिलहाल में ये चर्चे में रहा था। बात करें केंद्र सरकार ने मुंबई में 256 एकड़ नमक पैन भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। यानी कि जो केंद्र सरकार है तो मुंबई में जो 256 एकड़ नमक पैन भूमि है, नमक पैन भूमि का मतलब ऐसी भूमि जहां पर एक खाली क्षेत्र होता है, वहाँ पर नमक बनाने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है वो जगह। तो 256 एकड़ नमक पैन भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड के तहत
उनको हस्तांतरित किया जाएगा, उसको हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है, इसीलिए यह हाल फिलहाल चर्चा में है। नमक पैन भूमि जो होती है वो निचली भूमि है जहां समुद्री पानी नमक और खनिज छोड़ जाता है, यानी कि एक खाली निचली भूमि होती है नमक पैन भूमि, जहां पर समुद्र का पानी आता है, वहां पर भरता है, फिर चला जाता है और वहां पर नमक इकट्ठा हो जाता है, नमक और जो खनिज होते हैं वो वहां पर छोड़ जाता है, वही होती है नमक पैन निचली भूमि। बात करें राष्ट्रीय स्तर पर 60,000 एकड़ नमक पैन भूमि मौजूद है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो 60,000 एकड़, यानी कि 60,000 एकड़ नमक पैन भूमि जो है वो मौजूद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सबसे बड़े क्षेत्र हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात करें तो आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है और महाराष्ट्र, इस प्रकार से ये सबसे बड़े नमक पैन भूमि वाले क्षेत्र हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। हम डिटेल में बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वर्तमान में अजीत डोवाल, इन्होंने ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई उसके दौरान 12 सितंबर 2024 को रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनसे इन्होंने मुलाकात की और 12 सितंबर 2024 को जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई उसमें इन्होंने हिस्सा भी लिया। बात करें जो रूस है वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है और 2024 में सभी संबंधित जो भी बैठकें हैं उनकी यह मेजबानी करेगा, यानी कि वर्तमान में अध्यक्षता रूस कर रहा है ब्रिक्स की, और फिर 2024 में जितनी भी सभी संबंधित बैठकें होने वाली हैं ब्रिक्स से रिलेटेड, उन सभी बैठकों की जो मेजबानी है वो रूस करेगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? यानी कि सरफेस यानी कि सतह से, एयर यानी कि हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसका सफलतम परीक्षण किया है भारत ने, तो कहाँ किस स्थान पर किया है? तो ये ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज यानी सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। उड़ीसा में बात करें कहां पर, तो उड़ीसा का जो चांदीपुर है, चांदीपुर एयरबेस, वहीं पर ये जो परीक्षण है वो किया गया। तो भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर द्वीप पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सतह से यानी हवा में मार करने वाली जो मिसाइल होगी इसका सफल परीक्षण किया है। कब? 12 सितंबर 2024 को इसका परीक्षण हुआ। तो ये जो VLSRSAM है, जिसे लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं, यह इजराइल की बराक 1 मिसाइल की जगह लेगी और इसका जो उत्पादन है वो भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा ये किया जाएगा, इसका निर्माण। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एहाइटुला लॉन्जिरोस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है? नाम आप इसका प्रोनाउंसिएशन सही कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर बोलने में हो जाता है। तो किस प्रजाति से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है कछुआ, बी ऑप्शन है सांप, सी ऑप्शन है छिपकली और डी ऑप्शन है मेढक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांप जो है, अभी सांप की प्रजाति है जिसे भी हाल ही में देखा गया, हाल ही में खबरों में रहा, आर्टिकल में भी देख सकती हैं, बिहार में मिला लंबी नाक वाला सांप। तो इसकी जो ये जो सांप की प्रजाति खोजी गई है, इसकी जो नाक है वो थोड़ा लंबी है। तो भारत में एक नई सांप प्रजाति अहेटुला लॉन्जिरोस्ट्रिस की खोज की गई है, जिसकी एक अनोखी लंबी थूथनी है, कह सकते हैं जो आगे का चेहरा फेस होता है, मुंह की जो जगह होती है वो थोड़ा लंबा है। ये अनोखे प्रकार का एक सांप है जो कि इसकी भी खोज की गई है। इस सांप को लंबी थूथनी वाला बेल सांप भी कहा जाता है, यानी कि इसे लंबी थूथनी वाला बेल सांप भी कहा जा रहा है। यह बिहार और मेघालय में पाया गया। इसका शरीर पतला, लंबा और यह 4 फीट तक लंबा हो सकता है, यानी कि यह 4 फीट तक लंबा है और इसी की भी खोज की गई है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? मोइन अली ऑलराउंडर हैं, आप सभी लोग इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आईपीएल भी खेलते हैं भारत में और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो ये ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड के ये दिग्गज ऑलराउंडर हैं मोइन अली और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं और इनको आप देख करके समझ भी गए होंगे। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और भारत में ये आईपीएल भी खेलते हैं। ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों से अपनी बहुमुखी कौशल, यानी दोनों में ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, यानी ऑलराउंडर हैं। तो बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं और गेंदबाजी भी अच्छे करते हैं। तो मशहूर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से दूर जाने का इन्होंने फैसला लिया। मोइन अली ने इंग्लैंड के लिए 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हुए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? यानी कि कौन प्लेयर हैं जिन्होंने 900 कैरियर गोल, यानी कि अपने लाइफ में इन्होंने 900 टोटल जो गोल हैं वो इन्होंने कर दिए हैं और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये ऑप्शन है लियोनेल मेसी, बी ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी ऑप्शन है सुनील छेत्री और डी ऑप्शन है जोसेफ मर्फी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने अभी 900 कैरियर गोल करने के बाद ऐसा करने वाले ये सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर हम डिटेल में बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900 कैरियर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लिस्बन में क्रोएशिया के खिलाफ UEFA नेशंस लीग के ग्रुप स्टेज मैच में इन्होंने इतिहास रच दिया और टोटल इन्होंने 900 गोल कर दिए हैं। मैनचेस्टर क्लब के लिए इन्होंने 6 साल में कुल 145 गोल किए हैं और टोटल करियर की इनकी बात की जाए तो टोटल करियर के इनके 900 गोल हो गए हैं, जो कि लिस्बन में क्रोएशिया के खिलाफ UEFA नेशंस लीग के ग्रुप स्टेज मैच में इन्होंने ऐसा करके इतिहास रच दिया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से नामांकन किया जाएगा? यानी कि इनका नए सिरे से नामांकन किया जाएगा, इनके बारे में जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित की जाएंगी। तो ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में उसके जो संभाग हैं, जिले हैं और तहसीलें हैं, इनका नए सिरे से नामांकन या कह सकते हैं सीमांकन किया जाएगा। बात करें अगर हम तो मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का भी गठन कर दिया है, यानी कि इसके लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार है, राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन भी कर दिया है। जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के लिए के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, यानी कि जन सामान्य को सुविधा मिले और उनके बेहतर सुविधाएं उनको मिल सकें, इसके उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है? यानी कि किस राज्य में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई? तो ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। अगर हम डिटेल में बात करें तो नागालैंड के उंगमा गांव में हल्दी की नई प्रजाति खोजी हुई है। इसका नाम कुरकुमा उंगमेंसिस रखा गया है, ये इसका नाम है करकुमा उंगमेंसिस ये, और यही जो प्रजाति है हल्दी की, यही नागालैंड के उंगमा गांव में खोजी गई है। इसे फाइटोटेक्सा पत्रिका में दस्तावेजीकरण के लिए भी कर दिया गया है, यानी फाइटोटेक्सा जो एक पत्रिका है उसमें उसके द्वारा दस्तावेजीकरण भी किया गया है। यह अपने चमकीले पीले फूलों के लिए जाना जाता है जो अगस्त से अक्टूबर तक खिलते हैं, यानी कि ये जो हल्दी है ये अपने चमकीले पीले फूलों के लिए जानी जाती है जो अगस्त से सितंबर तक इसके ये जो फूल हैं ये खिलते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।
आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।